दोस्तों, मैं हूं राजीव शर्मा, स्टोरी राइटर, स्टोरी टेलर। प्रस्तुत हूं आपके सामने एक अजीबोगरीब, दिलचस्प, विचित्र कहानी लेकर के। कहानी का शीर्षक है चित भी मेरी पट भी मेरी। ये कहानी थोड़ी आधुनिक जमाने में भी है, थोड़ी पुराने जमाने में भी है। उस जमाने की है जब बैंक भी शुरू हो चुके थे, टेलीफोन भी इजाद हो चुका था, वगैरह वगैरह। ये बताना जरूरी है। तो कहानी शुरू करते हैं। शिकारपुर के कारागाह में एक अफरा तफरी का माहौल था। बोर होने में अभी कुछ देर थी। बहुत सारी हलचल हो रही थी। लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, जल्दी जल्दी भाग भाग कर। आज अब से कुछ देर बाद एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी। और शिकारपुर के इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ था जब किसी को फांसी दी गई। और फांसी भी उस व्यक्ति को दी जा रही थी जो राजा का बहुत ही पसंदीदा भाण था। एक हंसोड़ा था, मतलब लोगों को हंसाने का काम था उसका राज्यसभा में, राजा को खास तौर पर। लेकिन किसी बात से उसकी नाराज होकर के राजा ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। समय पास आ गया। सैनिक गया उसके पास और कहा, भाई अब तुम्हारे को मिला दिया है, अच्छे नए कपड़े पहना दिए हैं, अब चलो। हाँ, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो बता दो। कहता, हाँ आखिरी इच्छा तो है। कहता, वो क्या? कहता, मुझे राजा को एक कहानी सुनानी है। कहानी? अब सैनिक ने अपने आला अफसरों से तुरंत परामर्श किया। वो भी हतप्रभ रह गए। अब देर हो जा रही थी, पौ फटने वाली थी। तुरंत उन्होंने हरकारा भेजा, राजा को एक संदेश भेजा और उनको जगाया गया और कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। राजा ने कहा, भी देखो ऐसा है कि फांसी देने का मतलब ये थोड़ा है कि हम उसकी आखिरी इच्छा को पूरी ना करें, वो तो करनी पड़ेगी। और ये भी तय है कि उसकी कहानी सुनने के लिए मैं कारागार में तो जाऊंगा नहीं, उसी को बुलाना पड़ेगा। तो अपने दरबार को बुलाते हैं और सबके सामने कि भाई चलो, सबके सामने न्याय भी हो जाएगा, सबको सारी प्रजा के सामने एक संदेश जाएगा। देखो राजा कितना धर्मात्मा आदमी है कि उसकी पूरी बात सुनने के बाद ही उसको फांसी दी गई। अब वो व्यक्ति जिसका नाम भोलू राम था और उसको हथकड़ियों में, बेड़ियों में लेके आया गया राज दरबार में। राजा के आदेश पर हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ हटा दी जाती हैं। हाँ, कि कैसी अजीब तुम्हारी ये अंतिम इच्छा है कि कहानी सुनाने की? तुम कब से कहानी सुनाने लगे? महाराज, अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है। कहता, चलो शुरू करो। कहता, महाराज अब देखिए, ये कहानी है टनकपुर के राजा की, सनकपुर के राजा की और खनकपुर के राजा की। कहता है, टनकपुर, सनकपुर, खनकपुर, ये तो तीनों हमारे दुश्मन है, तीनों राजा पड़ोसी मुल्क के। कहता, हाँ महाराज, वो तो सब जानते हैं, लेकिन कभी आप के इनके साथ मैत्री संबंध भी थे। हाँ, वो तो बहुत पहले की बात है। कहता, महाराज मैं भी तो बहुत पहले से आपके साथ था। कहता, अच्छा चलो कहानी सुनाओ। तो महाराज ये वो आपको याद होगा ना, जो टनकपुर का जो राजा था, वो एक बार
आप आखेट पे गए थे, आप दोनों, और आपके पाँव में चोट लगा दी थी उसने। कहता पाँव में नहीं, हाथ में थी। कहता नहीं महाराज, पाँव में थी। अब उस पर वाद विवाद चलता है, अभी टनकपुर शुरू हो जाता है। अब जो पूरा राज दरबार है वो ऊबने लगता है, ऊँगने लगता है। टनकपुर का, अच्छा चलो ठीक है, टनकपुर वाला तो हो गया। काफी देर के बाद सनकपुर के राजा का क्या हुआ? कहता महाराज मैं तो कहानी में बताऊंगा ना, लेकिन सनकपुर के राजा वो है जो, अच्छा वो शतरंज वाली बाजी, उन्होंने चालाकी से मेरा घोड़ा मारा था। कहता नहीं महाराज, घोड़ा नहीं मारा था, हाथी मारा था। कहता कमाल का आदमी है यार तू, अबे खेल में रहा था कि नहीं? कहता महाराज मैं भी तो था साथ में, हाथी मारा था। अब जो दरबारी है आधे तो सो जाते हैं। अब सनकपुर शुरू हो गया, वाद विवाद चलता रहा सनकपुर के ऊपर काफी देर के बाद। अच्छा फिर चल वो भी हो गया। खनकपुर के राजा ने क्या है? खनकपुर के राजा, आपको याद होगा कि आप एक बार आखेट पे जब गए थे तो आपने एक तीर चलाया था जिससे फाख्ता मरी थी। कहता फाख्ता मरी थी? अरे पागल है क्या, शेर मारा था मैंने। अरे नहीं महाराज, फाख्ता मरी थी, महज एक फाख्ता, कोई शेर वेरी, शेर था ही जंगल में, कहां से मारेगा? अब उस पर खनकपुर के ऊपर वो चलता रहता है वो प्रसंग, पूरा राज दरबार सो चुका है। लेकिन महाराज को उसकी बातों में इतना रस आ रहा है कि वो देखता ही नहीं कि वो पूरा दरबार सो चुका है। अच्छा खैर उसका क्या, चल तो अब हो गया तेरा, सनकपुर, टनकपुर, खनकपुर सब हो गए। अब क्या हुआ, क्या है ये तीनों राजाओं की क्या कहानी है? कहानी तो सुना। कहता महाराज कहानी ये है कि टनकपुर, सनकपुर और खनकपुर के तीनों राजा भगवान को प्यारे जाते हैं भाई। कहता महाराज कहानी तो है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा फिर तो जब ये तीनों राजा भगवान को प्यारे हो जाते हैं तो इनको ऊपर लेके जाया जाता है और एक अतिथि गृह में इनको रख दिया जाता है। अतिथि गृह कहता हाँ, वो ये निर्धारित करने के लिए कि किसके क्या पुण्य है, जब तक वो डिसाइड कितने क्या पुण्य है क्या पाप है और कौन स्वर्ग का अधिकारी है कौन नरक जाने लायक है, तब तक अतिथि गृह। अच्छा फिर तो महाराज हुआ ये कि वो उस अतिथि गृह में वो जाते हैं तीनों और वो देखते हैं कि एक काले रंग का फोन पड़ा हुआ वहां पर भाई, टेलीफोन स्वर्ग में। कहता हाँ महाराज। अच्छा लेकिन महाराज वो स्वर्ग नहीं है। अभी तो तूने कहा कि अतिथि गृह है। नहीं महाराज, वो आप ऐसे समझिए कि वो अतिथि गृह ना स्वर्ग में है ना नरक में है, लेकिन बीचों बीच है। और आप ये मान के चलिए कि वो राजा लोग खुद ही नहीं जानते वो कहां पर है, कि स्वर्ग में कि नरक में। तो सबसे पहले तो वो उस प्रहरी से पूछते हैं कि भाई हम कहां पर हैं। तो प्रहरी कहता है कि देखो भाई, फिलहाल, अब दूसरा राजा टोकता है उसको, भाई अतिथि गृह से तो इसकी साज सज्जा से लग रहा है कि ये स्वर्ग ही होगा और इससे कम क्या होगा। कहते देखिए भाई साहब, अब तीसरा टोकता है, अरे भैया टेलीफोन भी तो रखा है यहां पर, ये स्वर्ग में तो होगा। कहता है देखो भाई साहब बात सुन लो, मेरे को बोलने दो, ये अभी फिलहाल की व्यवस्था ये है कि आप अभी नर्क में हैं, ये नर्क का अतिथि गृह है। और जब ये
पता चल जाएगा कि आपके पाप और पुण्य का क्या लेखा जोखा है। उसके हिसाब से आपको उस जगह भेजा जाएगा जिसके आप हकदार हैं। कहता अच्छा, कहता और ये टेलीफोन के साथ ये पोटलियां क्या पड़ी है, क्या टेलीफोन क्यों रखा है यहाँ पर? कहता देखो देखो भाई, ऐसा है कि ये 3 पोटलियां रखी हैं, एक हरे रंग की, एक नीले रंग की, एक पीले रंग की, इनमें अशरफियां रखी हैं। कहता अच्छा, अशरफियां मिलती है यहाँ पर? हाँ मिलती है ना। ये सिर्फ ये टेलीफोन इसलिए है कि आप अपने राज्य में एक कॉल कर सकते हैं, वो कॉल चाहे कितनी मर्जी कितनी लंबी हो, एक फोन कर सकते हैं आप, लेकिन आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये पोटली आपके वो अशरफियां हैं इसमें जो आपकी काली कमाई का हिस्सा है, और जब तक आपका ये निर्धारण नहीं हो जाता कि आप स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे, तो ये दौलत आपको अभी इस्तेमाल करने के लिए आपको मुहैया कराई जाती है। अच्छा, अब तो राजा सुन रहा है भोलू राम की कहानी। भोलू राम बहुत शौक से सुना रहा है, राजा बहुत शौक से सुन रहा है, और अब तक राज दरबार भी जाग चुका है। तो पहले टनकपुर का राजा कहता पहला फोन मैं करूंगा अपने राज्य में। कहता हाँ, आपके राज्य के लिए यही है, जिसको मर्जी कॉल करिए आप। अब वो करता है, और करीबन आधा घंटा बात करता है। तो प्रहरी को पूछता है कि भाई कितने पैसे हुए? कहता महाराज आपने काफी आधा घंटा बात करी है, ये समझ लीजिए करीबन आपको 50 अशरफियां देनी पड़ेंगी। कहता इस पोटली में है भी इतनी? कहता इस पोटली में तो बहुत है। कहता अच्छा, ये लो भाई 50 अशरफी। अब सनकपुर का राजा वो कहता है मैं भी अपने राज्य में फोन करूंगा। कहता कर लो। कहता है अच्छा। अब वो पूरा घंटा भर बात करता है, और कहता जी आपका कितना मुझे देना है? कहता आपको 100 अशरफियां देनी होंगी। अब बारी आती है खनकपुर के राजा की। कहता भाई मैं भी अपने राज्य में करूंगा। कहता करिए। वो पूरे 4 घंटे फोन करता है, बात करता है, और चोगा रखने के बाद कहता है जी कितना देना है मेरे को? कहता है जी कुछ नहीं। कहता है इसने आधा घंटा करा तो आपने इतने ले लिए, उसने 1 घंटा करा तो आपने इतने ले लिए, अब मैंने 4 घंटे बात करी तो कोई कुछ नहीं। कहता हाँ, वो इसलिए कि नरक में ये व्यवस्था है कि लोकल कॉल यहाँ पर फ्री है। अब राजा सुनता है, अट्ठा के लगा करके हंसने लग पड़ता है। अब भोलू राम सोचता है कि उसकी सजा माफ हो गई। राज दरबार भी सख्ते में है कि अब राजा क्या करेगा। कहता आप सुननी कहानी, तेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई, जाओ। इसको जल्लाद को बोलता है जाओ इसको लटका दो। कहता ठहरिए 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 महाराज, ऐसे कैसे लटका दो? अभी से कैसे लटका दोगे? कहता फिर कोई और भी इच्छा है क्या? नहीं महाराज। फिर कह रहा महाराज अपने राज्य का संविधान तो पढ़िए, धारा 311 देखिए। वे पर वे विश्वास नहीं करते तो अपने कानून विदों से बात करिए, अपने संविधान विशेषज्ञों से बात करिए। कहता क्या है धारा 311 में? कहता धारा 311 में ये साफ साफ लिखा है कि जो भी यहाँ पर फांसी दी जाएगी इस राज्य में, वो भोर होने से पहले दी जाएगी। तो अब तो दोपहर चढ़ आ रही है। कहता अच्छा। कहता हाँ, एक बात और है कि अब जब भी आप इसको दोबारा फांसी की सजा मुकर्रर करेंगे तो वो दोबारा से वही सेम बिल्कुल एक जैसी प्रक्रिया होगी। कहता अच्छा ठीक है, तुम जा, ले जाते उसको। अब दोस्तों ये कहानी 2 पार्ट में है। पार्ट 1 तो उसका यहां पे खत्म होता है। अगले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि भोलू राम उर्फ भांड क्या करता है कि राजा और राज दरबार पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है। देखते रहिए।